हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलो आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सभी होंगे। ठीक है बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 11 दैट इज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन का ड्यूल नेचर हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम बात कर रहे थे मैटर वेव्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? मैटर वेव्स के बारे में। जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करना स्टार्ट की कि मैटर वेव क्या चीज़ होती है, उन्हें किसकी उन्हें दे ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दी। तो हमने दे ब्रोगली की हाइपोथेसिस के हिसाब से मैटर वेव्स को पढ़ा, यानी कि हर एक मैटर में अपने एसोसिएटेड एक वेव हो रखती है। ठीक है, जिसे मैंने मैटर वेव बोला। मैटर वेव को ही दे ब्रोगली वेव भी बोला गया। ठीक है, अब दे ब्रोगली वेव का उनका कहने का मतलब ये था कि कोई भी मैटर एक वेव नेचर भी शो करता है। ठीक है, उसी दे ब्रोगली की हाइपोथेसिस को ही प्रूफ करते हुए आज हम पढ़ते जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज दैट इज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो बच्चों हुआ क्या, जब दे ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दी कि मैटर भी वेव नेचर रखता है, जैसे पार्टिकल रखता है वैसे ही वेव नेचर भी रखता है, तो भाई साहब इन्होंने क्या किया, दो साइंटिस्ट आए डेविसन एंड जर्मर। इन्होंने दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के लेके आए शिपाच। अब आपको अच्छे से पता है कि जिस तरीके से सारे एक्सपेरिमेंट बायो में चूहों पर किए जाते हैं, उसी तरीके से फिजिक्स में सारे एक्सपेरिमेंट किस पे किए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पर। तो किसको पकड़ के आए ये दोनों? इलेक्ट्रॉन को पकड़ ले आए। इन्होंने एक चीज़ देखी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन करवा दिया। नालायक, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का क्या करवा दिया? डिफ्रैक्शन करवा दिया। अब इलेक्ट्रॉन तो है पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन तो क्या है? पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और डिफ्रैक्शन कहाँ पढ़ा हमने? डिफ्रैक्शन किसके लिए है? डिफ्रैक्शन एक वेव की प्रॉपर्टी है। डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? वेव की प्रॉपर्टी है। तो डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों? वेव की प्रॉपर्टी है। और इन नालायकों ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन से डिफ्रैक्शन करवा दिया। यानी कि इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन दोनों को मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी ये पूरा आपके जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपने दो नोबेल प्राइज़ पढ़ लिए, एक आइंस्टाइन वाला नोबेल प्राइज़ और एक डेविसन एंड जर्मर वाला नोबेल प्राइज़। और आपको अच्छे से पता है कि जब भी कोई यूनिक चीज़ आप एलेबरेट करते हो या कोई यूनिक चीज़ आप एक्सप्लेन करते हो तो आप नोबेल प्राइज़ के हकदार हो जाते हो। इन्होंने भी ऐसा ही किया, पार्टिकल को लेकर उसकी वेव नेचर बता दी, है ना। इन्होंने क्या किया? पार्टिकल की वेव नेचर बता दी। इन्होंने तो प्रूफ किया। दे ब्रोगली ने तो क्या किया था? सिर्फ थीसिस लिखी थी। इन्होंने तो उस थीसिस के बिहाफ पे चलते हुए एक पूरा उसे प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला। अब बात करते हैं थोड़ा सा इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया होगा। तो बच्चों इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन ली जिन पर लो टर्मिनल वोल्टेज इन्होंने अप्लाई किया। ठीक है, गन के ऊपर इन्होंने एक लेयर चढ़ा दी जिसका नाम है बेरियम ऑक्साइड की लेयर। बेरियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाने के पीछे इनका रीज़न ये था कि बेरियम ऑक्साइड का जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा बाहर निकलते हैं, उनका वर्क फंक्शन कम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बाहर निकलते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सामने मैंने एक सिलेंड्रिकल टाइनी होल रख दिया, मतलब एक सिलेंडर रख दिया जिसमें बिल्कुल छोटा सा छेद है। ये क्या काम आएगा? ये मेरे काम आएगा, मुझे इलेक्ट्रॉन की बीम बनाने के काम आएगा। ठीक है, साथ ही मैंने इस सिलेंडर पर एक हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया। इस सिलेंडर पे क्या किया? हाई वोल्टेज, मतलब यहाँ लो टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ पे हाई टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ मैंने 6 to 10 वोल्ट, यहाँ मैंने लिया 40 to 70 वोल्ट का। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों इन्होंने सभी जो इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ इंसिडेंट करवाए? निकल के क्रिस्टल पे। बहुत सारे इन्होंने मटेरियल लिए होंगे, बहुत सारी मेटल ली होगी, बस जो सबसे बेस्ट रिजल्ट रहा वो किस पर रहा? निकल पर। तो हमें सीधा सीधा लिख देते हैं निकल क्रिस्टल। ठीक है, साथ में मैंने एक ले लिया सर्कुलर स्केल डिटेक्टर जो मुझे इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट करने के काम आएगा, और डिटेक्टर से मैंने कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्यों कनेक्ट किया? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो कैसे पता चलेगा? भाई इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ऑब्वियसली बात है करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है,
वो चीज़ कौन शो करता है? गैल्वेनोमीटर। सो दैट्स वाई आई कनेक्ट द गैल्वेनोमीटर टू दिस डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर इसे बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। अब सीन क्या बना वो चेक करते हैं, ठीक है। ये तो हुआ पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब उन्होंने क्या किया, क्या ऑब्जर्व किया, वो चीज़ देखते हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया बच्चों, पहले क्या है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन इस पर इंसिडेंट करवाया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करवाया डायरेक्ट ही यहाँ पे, ये इंसिडेंट वेव, ये क्या है? इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखा हुआ है। और ये क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन आए, निकल क्रिस्टल से टकराए, रिफ्लेक्ट हो गए, कहाँ चले गए? इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर पे चला गया। अब सर ये इसमें कौन सी नई बात है? अब बच्चों एक चीज़ देखें, ये सभी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन यहाँ भी गए होंगे, यहाँ भी गए होंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब दूर इलेक्ट्रॉन गए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये मैंने यहाँ रखा हुआ है, नहीं। इस पूरे सर्कुलर जो स्केल है, इसको सर्कुलर इसीलिए बनाया है ताकि इसे आप रोटेट कर पाओ और इजीली। तो इन्होंने क्या किया, इस पूरे सर्कुलर स्केल को इस तरीके से रोटेट करवा के चेक किए कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो कहाँ ज़्यादा जा रहे हैं, कहाँ पे कम जा रहे हैं, वो सारा चीज़ें। तो ये पूरा मूवमेंट कर सकता है, ये जो सर्कुलर स्केल है और ये डिटेक्टर, ये दोनों आपस में पूरा मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। अब ये सीन हो गया। जैसे ही उन्होंने देखा बच्चों 10 डिग्री पे, 10 डिग्री पे कोई इलेक्ट्रॉन में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आया। 10 डिग्री पे देखा उन्होंने, कोई गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आया, ठीक है। उन्होंने थोड़ा और एक्सपेरिमेंट किया, इसको थोड़ा और इंक्रीज़ किया, 20 डिग्री पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डिटेक्ट हुए। ये कैसे पता चला? गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आया, गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आया। 30 डिग्री पे देखा इन्होंने, गैल्वेनोमीटर में और डिफ्लेक्शन आया। 40 पे देखा, गैल्वेनोमीटर में अचानक से डिफ्लेक्शन आ गया। तो उन्होंने सोचा कि और एंगल बढ़ाया जाए, शायद कुछ और मिल जाए। 40 से 50 पे गए, उन्होंने देखा और ज़्यादा डिफ्लेक्शन आया। 50 से फिर 60 पे गए, उन्होंने देखा अब जो है डिफ्लेक्शन वो कुछ वापस से कम होने लग गया। तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब भी मैं पोटेंशियल वोल्टेज 44 से 68 वोल्ट रखता हूँ, 44 वोल्ट से 68 वोल्टेज का यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ, तब मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गेट एट डिटेक्टर। तो उन्होंने क्या सीखा कि 44 से लेके, मतलब 40 से लेके या 44 से लेके 68 वोल्ट के वेरिएशन के दौरान मुझे यहाँ डिटेक्टर पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी। अभी इस रेंज का कोई इतना इश्यू नहीं है ना, इसका कोई आपसे पूछने वाला नहीं है ये चीज़ को, बट फिर भी एक बार अंदाज़ा होना चाहिए हमें। अब उन्होंने एक चीज़ देखी, अब उन्होंने क्या किया बच्चों कि धीरे धीरे जैसे जैसे ही वो उन्होंने एक काम और किया। अब उन्होंने सोचा कि यार मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल रहा हूँ। अब उन्होंने क्या किया कि मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल रहा हूँ। अब उन्होंने कुछ यहाँ पर मान लो एक ऐसा फिल्टर लगा दिया। चलो पहले बात कर लेते थोड़ी सी, फिल्टर को छोड़ दो। अब उन्होंने फिर इसको एक्सपेरिमेंट, और अब उन्हें रेंज पता लग गई कि 44 से 68 के बीच में मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। 68 के 68 के बाहर जाऊँगा तो भी वापस से मेरा इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 44 से कम गया तो भी मेरी इंटेंसिटी कम हो गई। ये उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया। अब उन्होंने वोल्टेज को कहाँ अप्लाई, वेरिएशन करवाना स्टार्ट किया? 44 से 68, बोले तो 44 से 68 वोल्ट के बीच में उन्होंने वेरिएशन कराना सीखा। अब उन्होंने देखा कि अलग अलग एंगल पर, पहले उन्होंने इंसिडेंट करवाई 40 डिग्री पे, पहले उन्होंने कितने पे करवाई? 40 डिग्री पे। तो फिर डिफ्लेक्शन कम आया, फिर करवाई उन्होंने 45 डिग्री पे, फिर इंडेक्शन कम आया। अचानक उन्होंने जैसे ही अप्लाई किया एट 54 वोल्ट, कितने पे? 54 वोल्ट, मतलब एग्जैक्ट जैसे ही यहाँ पे 54 वोल्ट
54 वोल्ट अप्लाई किया, हाई टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे कितना अप्लाई किया, 54 वोल्ट, तो दे विल गेट maximum intensity, they will get maximum intensity at detector या on detector एट, अच्छा 54 वोल्ट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली, कितने एंगल पे मिली, 850 डिग्री एंगल, कितना एंगल, 850 डिग्री इंसिडेंट एंगल, 50 डिग्री इंसिडेंट एंगल। तो उन्होंने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी बच्चों कि 50 डिग्री के एंगल पर और 54 वोल्ट अप्लाई करने पर मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आया वो मैक्सिमम आया। उसके बाद जैसे ही मैंने 54 से 55 किया, वापस से मेरा डिफ्लेक्शन गायब, इधर 54 से 53 किया, फिर मेरा डिफ्लेक्शन गायब, यानी कि जो मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू मिली वो मिली 54 वोल्ट एंड 50 डिग्री। तो ये थीटा एंगल कितना हुआ, 50 डिग्री एंगल, यानी कि 50 डिग्री पर और 54 वोल्ट पर मुझे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिला। यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब मैक्सिमम करंट। तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये तो बात होगी डेविसन जर्मर की सेकंड एक्सपेरिमेंट की। यहाँ से ये बात तो पता चली कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल सकती। क्लियर है। अब बच्चों क्या हो सकता है, आप लोगों ने ऑप्टिक्स पढ़ी है ना, आपने जब भी वहाँ पर हमने वेव इंसिडेंट करवाई, ठीक है, तो मुझे क्या मिला, पूरे सामने स्क्रीन पर कहीं पर सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी मिली थी, कहीं पर सबसे कम इंटेंसिटी मिली थी। जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली थी उसे मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला था, याद है। जहाँ पे सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी मुझे मिली उसी पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे भी सेम हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, यानी यहाँ पे भी मुझे क्या मिल रही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये क्या मिल रही है मेरे को, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी कि अगल जाऊंगा तो भी इंटेंसिटी गायब, बगल जाऊंगा तो भी इंटेंसिटी गायब। एग्जैक्ट इन दिस पॉइंट मुझे क्या मिल रही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसमें क्या होता था, जब भी लाइट रे जाएगी एक मैक्सिमम इंटेंसिटी का आपको सर्कल बना हुआ मिला था स्क्रीन पे, याद है। और जहाँ पे कम इंटेंसिटी का मिला था, जहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी का मिला था उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला था, याद है। वही काम यहाँ, यानी कि एग्जैक्ट इस पॉइंट पर अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन रखूँ, यहाँ पे अगर स्क्रीन रख देता तो क्या बन जाता मेरा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाता। यानी कि ये तो सारा क्या शो कर रहा है, वेव नेचर शो करने लग गया। ये तो क्या शो करने लग गया, वेव नेचर, क्योंकि इंटरफेरेंस, इंटरफेस, डिफ्रैक्शन ये सब किसकी प्रॉपर्टी है, वेव की प्रॉपर्टी। तो ये क्या शो कर रहा है बच्चों, वेव नेचर शो करने लग गया। इस बात से ये प्रूफ हो गया कि इस बात से मतलब पूरा प्रूफ नहीं हुआ, अभी सिर्फ इतना प्रूफ हो गया कि बस हाँ श्योरिटी नहीं मिली है, बस आइडिया मिल गया कि हाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव नेचर को शो करता है। अब इन्होंने सोचा अच्छा श्योर कैसे हो सकते हैं, भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, आपने 15-20 इलेक्ट्रॉन निकाले, 15-20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिरे, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, मान लिया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। श्योर कैसे हो गया, उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मान लो यहाँ पर कुछ इस तरीके का फिल्टर बना दिया कि सिर्फ और सिर्फ एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन आया, सुनना बात को प्यार से, एक इलेक्ट्रॉन आया गया अंदर खुपच, ये निकला यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खुपच, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आया खुपच, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराया खुपच। ऑब्वियसली बात है, टकराने के बाद एक इलेक्ट्रॉन वापस टकराने के बाद कहाँ जाएगा, एक ही जगह पे जाएगा। सुन पहले केस में मैं क्या कर रहा था, एक साथ बहुत सारी बॉल में दीवार पे दीवार की तरफ फेंक रहा, तो दीवार से रिटर्न में भी मुझे क्या मिल रही, बहुत सारी बॉल मिल रही थी, तो वो वाला केस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दीवार पर सिर्फ और सिर्फ एक बॉल को हिट कर रहा हूँ, दीवार पर सिर्फ और सिर्फ एक बॉल को हिट कर रहा हूँ जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे आफ्टर द रिफ्लेक्शन मुझे क्या मिलेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मान ली यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसके अगल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, इसके इधर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए।
लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं था बच्चों। जब उन्होंने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया कि एक इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट करवाया, यहाँ से तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन भेजा, जब निकल क्रिस्टल से टकरा के और ये जो यहाँ पर बीम मिल रही है इनको, उन्होंने देखा कि यहाँ पर मैक्सिमम उनको इंटेंसिटी मिल गई। यहाँ पे क्या मिल गई? मैक्सिमम इंटेंसिटी। उन्होंने सोचा कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिरा हो सकता है वो यहीं हो, इसलिए मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल गई। तो अब एक्सपेरिमेंट थ्योरी वाइज क्या होना चाहिए कि इधर आने पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो यहाँ पे इंटेंसिटी भी जीरो होनी चाहिए। यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे भी इंटेंसिटी जीरो होनी चाहिए। बट उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया। अब उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही यहाँ था तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिले, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली। थोड़ा और इधर गया, इंटेंसिटी कम हुई लेकिन जीरो नहीं हुई। इधर देखा तो इंटेंसिटी कम हुई लेकिन जीरो नहीं। वो देखा कि तेरी ये क्या हुआ, अब ये तो कैसे पॉसिबल है। फिर कुछ अटकलें लगाई गई। अब सोचो, आप खुद सोचो क्या हुआ होगा कि सर ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन गया और कुछ पार्ट्स में टूट के बिखर गया। जहाँ ज़्यादा बिखरा वहाँ पे ज़्यादा इंटेंसिटी, जहाँ पे कम बिखरा वहाँ पे कम इंटेंसिटी। ऐसा पॉसिबल है भाई? रिजल्ट में क्या मिला कि मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर थोड़ी कम इंटेंसिटी अगल बगल में, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब अब आप क्या भेज रहे हो? एक ही इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो। एक इलेक्ट्रॉन तो मान लो यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो एक इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद वापस कितना आएगा? एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। एक इलेक्ट्रॉन मिला तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, अगल बगल में तो कोई इंटेंसिटी मिलनी नहीं चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है? तो ये ऐसे पॉसिबल हो सकता है बच्चों। सोचो, खुद सोचो। अब आपका दिमाग क्या लगाओगे कि सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, टकरा के कुछ पार्ट्स में टूट गया, जहाँ ज़्यादा पार्ट्स गिरा वहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल गई, और जहाँ पे कम पार्ट गिरा वहाँ पे इंटेंसिटी कम मिल गई। ऐसा हो सकता है। अब देखिए एक बात सोचो कि इलेक्ट्रॉन तो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है, ये तो कभी भी टूट नहीं सकता। आप प्रोटॉन को एक बार तोड़ सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन को कोई तोड़ नहीं सकता। न्यूट्रॉन को तोड़ दो, इलेक्ट्रॉन को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। इसका मतलब जैसे ही निकल क्रिस्टल पर टकराई, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? एक कलेक्शन ऑफ वेव की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। कलेक्शन ऑफ वेव की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि यहाँ पे ज़्यादा वेव गिरी, यहाँ पे कम वेव गिरी। अगर वेव होता तो ये चीज़ पॉसिबल है। तो ये चीज़ कब पॉसिबल थी? जब वेव नेचर होता। तो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ निकल क्रिस्टल पर टकराने के बाद में एक वेव की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पे मैक्सिमम वेव गिरी वहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली, अगल बगल में कम वेव गिरी तो कम वेव की इंटेंसिटी मिली। तो इससे ये बात प्रूफ हो गई, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन behaves like a collection of waves। एक इलेक्ट्रॉन भी किसकी तरह बिहेव करता है? वेव के भरपूर कलेक्शन की तरह बिहेव करता है। एक इलेक्ट्रॉन भी किसकी तरह बिहेव करता है? वेव के भरपूर कलेक्शन की तरह बिहेव करता है। तो यही था उनका डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। फिर उन्होंने, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने को बोलूँ, अगर मैं आपको इंटेंसिटी और एंगल, मान लो इधर ले लिया एंगल फाई, इधर ले ली मैंने इंटेंसिटी, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि जैसे जैसे मैंने एंगल बढ़ाया इंटेंसिटी कुछ बढ़ी, लेकिन एक पीक वैल्यू पर, एक 50 डिग्री वैल्यू पर मुझे इंटेंसिटी क्या मिली? पीक ऑफ इंटेंसिटी मिल गया। यहाँ पे क्या मिला मुझे? पीक ऑफ इंटेंसिटी मिला। क्या मिला? पीक ऑफ इंटेंसिटी। यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली। लेकिन जैसे ही मैंने फिर एंगल बढ़ाया, वापस से मुझे क्या मिला? धीरे धीरे इंटेंसिटी मेरी डिक्रीज होने लगी। तो ये मेन ग्राफ है। ये मान लो 30 डिग्री, ये मान लो 60 डिग्री। जैसे ही मैंने एंगल बढ़ाया, वापस से मुझे क्या मिला? ग्राफ में डिक्रीमेंट मिलने स्टार्ट हो गया, और एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे मुझे पीक इंटेंसिटी मिली। ये इसका ग्राफ है। ये सारा आपका था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, सिंपल सा था। तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को यूज़ क्यों किया गया? बस वो इसलिए कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को प्रूफ कर सके, इसलिए हमने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं।
ये आपका डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हुआ। इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं, तब तक आप यहाँ तक कॉपी कीजिए। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या सीखा यहाँ पे, हमने एक चीज़ देखी कि इंटेंसिटी जो मैक्सिमम मिल रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला है। यानी कि बिकॉज ऑफ पीक इंटेंसिटी, बिकॉज ऑफ पीक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ पीक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे क्या मिल रहा है, क्या पता चल रहा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पता चल रहा है। इलेक्ट्रॉन्स indicates कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब वहाँ पे मैक्सिमम है, इंटेंसिटी क्या है वहाँ पे, मैक्सिमम है। वहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। और यही किसकी प्रॉपर्टी है, वेव की प्रॉपर्टी है। इससे मुझे ये बात का पता चला कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होते साथ साथ वेव नेचर भी शो कर रहा है। ठीक है, अब लेकिन अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो आपने मैक्सिमा निकालना सीखा, मिनिमा निकालना सीखा। लेकिन आपने जब मैक्सिमा मिनिमम निकाला तो वो तो किसके निकाला था, स्क्रीन से। वहाँ तो लाइट वेव थी और स्क्रीन पे गिर रही, वहाँ से आपने मैक्सिमम मिनिमम निकालने का सीखा। लेकिन यहाँ पे तो किस पे गिरा रहे हो आप, क्रिस्टल पे गिरा रहे हो। यहाँ पे तो किस पे गिरा रहे हो, क्रिस्टल पे, और वहाँ किस पे गिरा रहे थे, स्क्रीन पे। तो कुछ तो डिफरेंस आएगा। तो इसके लिए एक नया रूल आया। अब क्या हुआ बच्चों, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस from a crystal, we apply, हम क्या अप्लाई करेंगे, ब्रैग्स लॉ। वी अप्लाई ब्रैग्स लॉ। अब ब्रैग्स लॉ क्या है, ब्रैग्स लॉ है दैट इज 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। ब्रैग्स लॉ क्या है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है बच्चे, इसको थीटा नहीं है, ये फाई कर रहा है इसको। ठीक है, मैंने थीटा लिख दिया, वो फाई है। सो 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। यहाँ पे d थीटा और एन क्या है उसमें बता देता हूँ आपको। ठीक है, d है डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक लेयर, डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक लेयर। थीटा है एंगल बिटवीन इंसिडेंट बीम एंड एटॉमिक लेयर, इंसिडेंट बीम एंड एटॉमिक लेयर। लेमडा है आपकी वेवलेंथ, लेमडा तो आपको पता ही है, वेवलेंथ सॉरी पाथ डिफरेंस। एन है आपका मैक्सिमा। ठीक है, एन इज इक्वल टू 1, फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा निकालते थे आप, इंटीजर होता था, है ना, ये चीज़ें। अब एक बात बताओ बच्चों, ये हो गया ब्रैग्स लॉ। अब ब्रैग्स लॉ में थोड़ा सा आपको कहानी समझा देता हूँ कि क्या कहानी है ब्रैग्स लॉ की। ठीक है, तो एक बार ब्रैग्स लॉ को डिराइव कर लेते अपन। ठीक है, चलो यहीं पर मैं अप्लाई कर देता हूँ ब्रैग्स लॉ को, यहीं पर अपन डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, ये तो कॉपी हो गया था, नहीं हुआ हो तो वीडियो को पहले जाके और वीडियो को कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कीजिए। अब बात करते हैं ब्रैग्स लॉ की। वो जो निकल क्रिस्टल है, क्रिस्टल में एटम्स बिल्कुल इस तरीके से जमे होते हैं। क्रिस्टल में एटम क्या होते हैं, बिल्कुल एक सीक्वेंस में जमे हुए होते हैं। मान लो ये इसी के जस्ट ऊपर एक ये बिल्कुल डिसिप्लिनरी जो है
एटम्स क्रिस्टल में जमे हुए होते हैं। और ब्रेग्स लॉ हमेशा किसके लिए अप्लाई हो रहा है? क्रिस्टल के लिए अप्लाई हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, अब सुनना बात को। यहाँ पे एक लाइट रे या इलेक्ट्रॉन आपका इंसिडेंट हुआ और यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस से रिफ्लेक्ट हो गया। ये हुआ इंसिडेंट, ये हुआ रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यहाँ से इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, यहाँ से रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एक और इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हुआ और उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो गया, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये दोनों आई भी पैरेलल और जाएगी भी पैरेलल। ठीक है, ये थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया है मुझसे, मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ इसको, दोबारा से सही करता हूँ इसको। ये जितने भी मेरे क्रिस्टल हैं ये सब क्या होंगे? आपस में डिसिप्लिनरी जमे हुए होंगे, एक के पीछे एक आराम से इलेक्ट्रॉन्स मेरे जमे हुए होंगे। भाई क्रिस्टल में क्या होता है? सभी इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक डिसिप्लिनरी A1 by 1 जमे हुए होते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट करवाया। ठीक है, और ये टकराने के बाद वापस से क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड हो गई। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल फाई। क्लियर है? सेम पॉइंट पर मैंने कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करवाया और उसे ही वापस से रिफ्लेक्ट करवा दिया। ये हो गया। अब जो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ। ये पूरा एंगल फाई, तो ये कितना हो गया? 5/2। ये पूरा एंगल भी फाई, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया? 5/2। भाई ये वाला इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल कितना? फाई। सो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल कितना? फाई। तो ये कितना हो गया? 5/2। ये भी कितना हो गया? 5/2। खत्म। क्लियर है? चलो, अब एक काम हो सकता है, मुझे बताओ थीटा क्या था? थीटा 2D साइन थीटा में थीटा क्या था? थीटा था एटॉमिक लेयर और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। सो दैट इज एटॉमिक लेयर। ये क्या है? एटम जमे हुए हैं इसलिए एटॉमिक लेयर। तो एटॉमिक लेयर और इंसिडेंट के बीच का एंगल कितना है? थीटा। एटॉमिक लेयर और इंसिडेंट के बीच का एंगल कितना है? थीटा। डी क्या था? एटॉमिक लेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी है? डी। एटॉमिक लेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल डी। एटॉमिक लेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल डी। क्लियर है? अब मुझे क्या निकालना है? थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से जूम करता हूँ। इस वाले पोर्शन को मैंने जूम किया होगा। ठीक है, अब मैं डेराइव कर रहा हूँ। ये वही है, यहाँ पे आपके रे टकराई, यहाँ पर भी आपकी रे टकराई। क्लियर है? ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपका एंगल 5/2, ये एंगल कितना? थीटा। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? डी। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? डी। तो बच्चों अगर ये डी है, ये 5/2 किसके इक्वल होगा? ये 5/2 और ये पूरा एंगल कितना? 90 डिग्री। ये कितना? थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो, मान लो मैंने इसे बोला ए बी, ठीक है, और यहाँ से बोलते हैं ए बी और बी सी। ठीक है, ये वाला इसका कंपोनेंट ये डी, इसका कंपोनेंट डी कोस 90 माइनस थीटा, डी कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी। बी सी क्या होगा? वो भी यही डी कोस 90 माइनस, भाई ये भी थीटा तो ये भी कितना? थीटा। ये भी थीटा तो ये कितना? कोस 90 माइनस थीटा। सो अगेन डी कोस 90 माइनस थीटा, दैट इज बी सी। यहाँ से टोटल पाथ डिफरेंस कितना आ गया? पाथ डिफरेंस कितना आ गया? ए बी प्लस बी सी, दोनों को ऐड कर दो, 2d कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता है? साइन थीटा। सो इसको लिखा मैंने 2d साइन थीटा। ये तो आ गया आपके
क्रिस्टल के लिए। और आपने पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कैसे लिखते हो? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कैसे लिखते हो? n इंटू लेमडा, अब ये भी पाथ डिफरेंस, ये भी पाथ डिफरेंस, ये कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस और ये आपका क्रिस्टल के लिए पाथ डिफरेंस। तो दोनों को क्या करो, बराबर पुट कर दो। तो फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास? n लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, n लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये आपके पास आ गया एक्सपेरिमेंटली, या सॉरी डेरिवेशन आ गया ये मैं आपके पास ब्रेग्स लॉ का डेरिवेशन। ये क्या है? ब्रेग्स लॉ। तो आपने साथ ही साथ ब्रेग्स लॉ भी पढ़ लिया। ये क्या है आपका? ब्रेग्स लॉ का डेरिवेशन। ठीक है, अब इस चीज़ से अपन डेविसन जर्मर के पास जाते हैं, ब्रेग्स लॉ को अप्लाई करते हैं डेविसन जर्मर के लिए। कॉपी करो यहाँ पर, हो गया बच्चों कॉपी? चलो अब इसी चीज़ को अपन अप्लाई करते हैं डेविसन जर्मर के लिए कि इसमें क्या प्रूफ किया। ठीक है, अब देखना बच्चों, डेविसन जर्मर का फॉर्म अब अप्लाई करते हैं 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लेमडा। मुझे निकालना है 4 निकल। मुझे किसके लिए निकालना है? 4 निकल क्रिस्टल। मुझे किसके लिए निकालना है? 4 निकल क्रिस्टल। निकल के लिए बात करूं तो डिस्टेंस कितनी आती है? 0.91 एंगस्ट्रॉम। निकल के लिए एटॉमिक लेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 0.91 एंगस्ट्रॉम। ओके ओके, एन की वैल्यू 1, फर्स्ट मैक्सिमा निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, लेमडा मुझे फाइंड करनी है। बात करते हैं एंगल थीटा की। तो मुझे बताओ थीटा कैसे निकालेगा? देख, थीटा प्लस 5/2 कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? पूरा 90 डिग्री। ये एंगल पूरा कितना है? 90 डिग्री। ये कितना? थीटा। ये कितना? 5/2। तो थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। तुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। फाई कितना है? 50 डिग्री। फाई कितना है? 50 डिग्री। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? 90 माइनस 50/2 दैट इज 65 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया? 65 डिग्री। तो ये थीटा कितना आया? 65 डिग्री। वैल्यू पुट करो, 2 इंटू स्मॉल डी 0.91 इंटू साइन 65 इज इक्वल टू 1 इंटू लेमडा। यहाँ से जो लेमडा आया वो आया बच्चों आपके 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो फर्स्ट मैक्सिमम की वेवलेंथ कितनी आई? 1.65 एंगस्ट्रॉम। और जब मैंने दे ब्रोगली से, ये तो हुआ डेविसन जर्मर के लिए, डेविसन जर्मर ने कैलकुलेट किया तो कितना है? 1.65 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कहाँ से? डी ब्रोगली से। डी ब्रोगली के लिए इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी थी? 12.27 अपॉन √v, ऐसा कुछ था एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे v की वैल्यू रखो कितनी? 54 वोल्ट। तो कितना आएगा? 54 वोल्ट। ठीक है, 7। ओके, तो लगभग वो भी कितना आया? 1.67 एंगस्ट्रॉम। जब डी ब्रोगली से मैंने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट की तो वो भी कितना आया? 1.67 एंगस्ट्रॉम लगभग। और ये भी कितना आया? 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो यानी कि लगभग दोनों केसेस में वेवलेंथ मेरी क्या आ रही है? बराबर आ रही है। तो इस बात से ये भी प्रूफ हो गया कि डे ब्रोगली ने हमेशा सही कहा था, उसकी जो थीसिस थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। ये हो गया आपका। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी कंडीशंस या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो वो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, तब तक आप इसे कॉपी कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी तक डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं। तो बच्चों आज का जो टॉप लेक्चर था वो आपका लास्ट लेक्चर था चैप्टर का। ठीक है, तो जो भी बच्चे
अपने सीबीएसई बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि सीबीएसई की न्यू गाइडलाइंस के थ्रू इस साल जो होने वाला बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें से डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट आपके रिमूव कर दिया गया है, तो ये आपके नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस एक्सपेरिमेंट को छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये बात मुझे वीडियो के लेक्चर के स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी, सॉरी बच्चों, मैं पहले बता दिया, हाँ बाद में बताई। चल अब तो पढ़ ही लिया, अब क्या करना है, फिर कोई बात नहीं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक है, प्यारा टॉपिक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बच्चों सुनो, एक बार एक आदमी, ठीक है, एक बार एक आदमी बढ़िया था, अच्छा सा था, हैंडसम हंक लाइक मी, ठीक है। तो एक आदमी के ड्राइव कर रहा है, क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, एक अच्छी खासी स्पीड है उसकी, ठीक है, खतरनाक स्पीड पे ड्राइव कर रहा है। आगे चल के उसको पुलिस पकड़ लेती है। किसने पकड़ा? पुलिस ने पकड़ा। चालान कटेगा? कटेगा भैया, पक्का कटेगा, चालान कटेगा। अब चालान काटने के लिए पुलिस वाले ने पूछा ड्राइवर से कि डू यू नो दैट हाउ मच स्पीड ऑन यू आर गोइंग, मतलब क्या आपको पता है कि आप कितनी स्पीड पे चल रहे थे, क्या आपको पता है कि आप कितनी स्पीड पे चल रहे थे। तो ड्राइवर बड़ा स्मार्ट बंदा था, वो क्या बोलता है, सर अगर मुझे ये पता होता, अगर मुझे एग्जैक्टली ये पता होता कि मैं कितनी स्पीड पे चल रहा हूँ तो मैं ये भूल जाता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्लियर है? सुनो, ड्राइवर ने क्या जवाब दिया कि सर अगर मुझे ये पता होता कि मेरी स्पीड क्या है, मुझे वी पता होता तो मैं ये भूल जाता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब मैं अपनी पोजीशन भूल जाता। तो वो आदमी का नाम था हाइजेनबर्ग, ठीक है, दैट इज हाइजेनबर्ग, ठीक है, कोई लोग हाइजेनबर्ग भी बोलते, बट वट एवर यू से, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उन्होंने क्या कहा, नेक्स्ट टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उन्होंने ये कहा बच्चों कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल टू मेजर accurate and simultaneously value of, not possible to measure accurate and simultaneously value of momentum and position of a moving object, of a moving microscopic particle, of a moving microscopic particle। ये मैं आपको बता चुका हूँ, माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक प्रीवियस लेक्चर में। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तो उन्होंने क्या कहा कि कोई भी अगर मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसका आप मोमेंटम और पोजीशन एक्यूरेटली एक साथ कभी भी नहीं बता सकते हो, कभी भी नहीं बता सकते, एग्जैक्टली बता ही नहीं सकते हो। ये मेजर करना आपके बस की बात नहीं है। इसी के आधार पर उन्होंने जब पुलिस वाले को क्या बोला था कि सर अगर मुझे वेलोसिटी पता होती तो मैं ये भूल जाता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि अगर वेलोसिटी पता है, एग्जैक्ट वेलोसिटी पता है, मास पता है, तो मोमेंटम पता, तो इसका मतलब पोजीशन भूल जाता। ठीक है, तो उसी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे उन्होंने क्या कहा कि अगर मुझे वेलोसिटी पता होती तो मैं अपनी पोजीशन भूल जाता। यानी कि कहीं ना कहीं आपके एरर आनी ही हैं, यानी कि आप जब अगर आप ऐसा कर, एग्जैक्ट तो आप मेजर कर ही नहीं सकते, एक्यूरेट कभी भी आप मेजर नहीं कर सकते। अगर आप पोजीशन को मेज़र करोगे तो आपके एरर इन पोजीशन आएगी ही आएगी। सपोज एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन,
एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन इज डेल्टा एक्स। मान लो पोजीशन में एरर कितनी आई, डेल्टा एक्स आई। सिमिलरली एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में कितनी एरर आई, मान लो डेल्टा पी। मोमेंटम में कितनी एरर आई, डेल्टा पी। तो उन्होंने ये कहा कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी को, तो इनकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी, इनकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, दोनों एरर को मल्टीप्लाई करने पर जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको देनी पड़ेगी h/4π। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो मिनिमम एरर आएगी वो क्या होगी, h/4π। और कई बुक्स में बच्चों आपको h और h के ऊपर ऐसे बार लगा हुआ भी मिलेगा, तो घबराने की बात नहीं, इसका मीनिंग भी h/4π ही होता है। तो आपको ऐसी एरर आएगी। यानी कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आपके, यानी कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे एरर ना आए। आपको पोजीशन में मेजर करोगे तब भी एरर आएगी, चाहे मोमेंटम मेजर करो तो भी एरर आनी ही है, यानी एरर क्लियर आएगी। उन्होंने अनसर्टेनिटी कर दिया, उन्होंने मतलब बोल ही दिया कि एरर आएगी। तो अगर ऐसा लिखा जाए कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4π, h/4π। चलो एक थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, चलो बच्चों इस प्रिंसिपल को लेके थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपने क्या किया, दोनों को एक साथ मेजर किया, आपने देखा कि डेल्टा एक्स यानी पोजीशन में मेरी एरर क्या आई, 0, पोजीशन में कोई एरर नहीं आई। या मोमेंटम की बात कर लेते हैं पहले, मोमेंटम में कोई एरर नहीं आई। मतलब आपने बिल्कुल अड़ गए कि मैंने मोमेंटम निकाल लिया, मेरे मोमेंटम में कोई एरर नहीं है, यानी कि मेरे मोमेंटम में 0 एरर है, मतलब मेरा मोमेंटम बिल्कुल सही है, यस आई एम द करेक्ट। हाँ ठीक है भाई, आपने बोला, मैंने मान लिया। अब जरा इस पे अप्लाई करो, यहाँ से डेल्टा एक्स निकालो। अगर आपने देखा कि मोमेंटम मेज़र किया तो मोमेंटम में कोई एरर नहीं आई। अब आप क्या बात करो, डेल्टा एक्स निकालो। डेल्टा एक्स क्या है, पोजीशन में एरर। चलो डेल्टा एक्स निकालते हैं। सो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। क्लियर है। यहाँ से डेल्टा पी क्या है, 0 है। आपको क्या निकालनी है, डेल्टा एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ h/4π इंटू डेल्टा पी, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ यार। अब डेल्टा पी कितना है, 0। डेल्टा पी कितना है, 0। तो डेल्टा एक्स कितना आना चाहिए, इन्फिनिट, या तो इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी से बहुत ज़्यादा हो। लेकिन भाई इन्फिनिटी से तो कुछ ज़्यादा होता ही नहीं। और अगर मान ले इक्वल टू इन्फिनिटी करे तो भी डेल्टा एक्स यानी पोजीशन में एरर कितनी आई, अनंत, इन्फिनिटी एरर। क्या ये कभी पॉसिबल है? किसी भी चीज़ में एरर थोड़ी कम आ सकती है, ज़्यादा आ सकती है, लेकिन अनंत एरर, इनफाइनाइट एरर पॉसिबिलिटीज है नहीं है। यानी किसी भी चीज़ में आप एरर निकालो और इनफाइनाइट आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब आपके मोमेंटम में कुछ ना कुछ एरर तो आई है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ऐसा डेल्टा पी 0 तो इधर पोजीशन इनफाइनाइट हो जाएगी, सॉरी एरर इन पोजीशन क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये था बच्चों आपके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इतना सा है। ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं, और आपका आज का चैप्टर भी, मतलब ये चैप्टर नंबर 11 ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन भी सॉरी बच्चों कैमरा प्रॉब्लम था, मैंने सेट किया। तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन भी खत्म हो चुका है। ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ने से पहले इस वाले चैप्टर पर मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, और वो कहाँ मिलेंगे आपको, इम्पल्स सीरीज में मिलेंगे। तो बच्चों जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ तक सफिशिएंट है, लेकिन जो भी बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इम्पल्स सीरीज जरूर देखें। आने वाले कुछ 1-2 दिनों में मैं इम्पल्स सीरीज अपलोड कर दूँगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए।